चलिए, तो पहले बैठेंगे, मंत्र बोलेंगे। ओम सहना भवतु। इनहेल। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावह, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावह। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। चलिए, प्राकृतिक चिकित्सा का आपका टॉपिक चल रहा है और बहुत ही कह सकते हैं कि यूजफुल टॉपिक है और यूजफुल साइंस भी है, और नेचुरल तरीके से आपको स्वस्थ रखने का उपाय भी है। और आप इसमें कोई दवाई नहीं खानी होती, कुछ ऐसा नहीं करना होता कि भाई कुछ चीज़ें हों। योग और प्राकृतिक चिकित्सा साथ चलती हैं, इसलिए इसमें ये बताया गया है। तो यहाँ प्रकृति और शरीर पर जो हमारे पंच तत्व हैं उनका क्या संबंध है, क्या उसमें कंपैरिजन है, उस पर विचार किया जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले आपको शायद पिछली बार में बता भी दिया था आकाश तत्व के बारे में। आकाश तत्व की चर्चा हुई थी और आकाश तत्व के बाद अब नया तत्व की बात कर रहे हैं, जिसका हम या इसको थोड़ा रिवाइज कर देते हैं आपके लिए ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। काफ़ी दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए लगभग क्लास के लिए। तो आकाश तत्व जो है पंच महाभूत तत्वों में सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। जो पंच महाभूत तत्व हैं उन सब तत्वों में आकाश तत्व की उपयोगिता सबसे ज़्यादा है, सबसे महत्वपूर्ण है। और ये सारे पंच महाभूत तत्व, महातत्व, इनका ये मूल है, अर्थात इसी से उत्पत्ति होती है। आकाश तत्व सभी पंच महाभूत तत्वों का मूल माना जाता है, वहाँ से ही उनकी शुरुआत होती है। इसलिए ये सबसे सूक्ष्म भी होता है। यदि पंच महाभूत तत्वों में देखा जाए तो सबसे सूक्ष्म तत्व कौन सा है? आकाश तत्व। अब शरीर में देखें, शरीर में कहाँ आकाश तत्व होता है? शरीर में जो भी खाली स्थान है, जहाँ भी ब्लैंक स्पेस है, खाली स्थान है, खाली अवयव हैं, खाली कोश हैं, वो इस तत्व के रिप्रेजेंटेटिव करते हैं या उसको उसके द्योतक हैं। कहने का तात्पर्य कि यदि हमारे दो सेल्स के बीच में कुछ गैप है या उसके बीच में अंतराल है तो वहाँ वायु होगी या तो फिर खाली जगह होगी। तो बहुत सारी हमारी कोशिकाएं हैं, पूरा शरीर हमारी कोशिकाओं से बना है और कोशिकाओं के हर कोशिकाओं के बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान रहता है। उस स्थान के अंदर आकाश तत्व विद्यमान रहता है। वो स्थान ही इसलिए है क्योंकि आकाश तत्व है। खाली स्थान को आकाश तत्व का कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि या द्योतक कहा जा सकता है। इसी तरह से आप देखेंगे प्रकृति के हर एक अणु में, एटम में, और एक एटम में जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो भी, उनमें भी एक आकाश तत्व होता है, उनके बीच में आकाश तत्व होता है। इसी तरह से हमारे जो शरीर की कोशें हैं, कोशिकाएं हैं, उनमें भी वही स्थान है जो प्रकृति में अनोखा है। इस तरह से दोनों के लिए आकाश तत्व बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके बिना अणु और कोश दोनों मृत हैं। अगर आकाश तत्व नहीं है तो अणु को भी मृत मान लिया जाएगा, अर्थात उसमें भी कोई मूवमेंट नहीं होगी, और कोशिकाओं के साथ मतलब कोश में भी कोई मतलब प्राण नहीं रहेगा, ऊर्जा नहीं रहेगी। तो इसलिए आकाश तत्व इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। सोचिए, तो आकाश तत्व का उद्देश्य क्या है नेचुरोपैथ में? आकाश तत्व का उद्देश्य नेचुरोपैथ में क्या है कि वो हमारे जो कोश हैं या उस खाली स्थान का शुद्ध करना है, उनको शोधन करना है। तो कोशों की शुद्धि के लिए क्या करते हैं हम? कोशों की शुद्धि के लिए हम, यदि आकाश तत्व से हमको चिकित्सा करनी हो तो पहले बता भी चुके हैं आपको, तो क्या करेंगे हम? या तो व्रत रखेंगे, उपवास करेंगे। सबसे बेस्ट तो तरीका यही है कि कुछ खाएं ना, बस पानी पिएं या लिक्विड पिएं। अगर किसी को उपवास थोड़ा भारी पड़ता है
तो मिताहारी बने, वो कम खाएं, हल्का खाएं और भूख से आधा खाएं, या 1/3 खाएं, मतलब 2/3 खाएं, इतना भी खा सकते हैं। और यदि ऐसा लगता है तो फलाहार भी ले सकते हैं, फल वगैरह ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करनी है कि खुला, मतलब खाली रहे पेट, या हमारा व्रत रहे। यही आकाश तत्व से चिकित्सा होती है। इसके अलावा हमको आकाश तत्व में खुले आकाश के नीचे रहें आप, जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, आएंगी, गर्मियाँ रहती हैं, तो आप देखेंगे खुले आकाश के नीचे, पहले सब लोग खुले आकाश के नीचे सोते थे। गांव में आज भी आप देखें, जो गांव की यदि वो बची हुई थी तो छतों पे चारपाई डलती थी और खुला आकाश रहता था, उसके नीचे वो सोते थे। और इसका कितना फ़ायदा होता था, आप मतलब आप इसका प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। यदि आप 7 बजे उठने वाले हैं, 8 बजे उठने वाले हैं, या 9 बजे उठने वाले हैं, घर के अंदर तो क्या करते हैं हम, बिल्कुल आकाश तत्व को ब्लॉक कर देते हैं। लगता तो है कि हाँ भाई खाली है, सब कुछ रूम खाली है, लेकिन एक तो बिल्कुल पर्दे डाल देंगे, अंधेरा कर लेंगे, दिन को रात बना लेंगे, और फिर आपको रोशनी नहीं दिखाई देगी, तो आपकी जो नींद है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आकाश में सोने का मतलब था कि सुबह आपकी निश्चित रूप से 4 से 5 बजे के बीच में अपने आप ही आँख खुल जाती है। आप सो के देख लीजिए, 2-4 दिन सोएंगे आप, आपको नींद भी जल्दी आएगी, नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि मुझे अनुभव है, मैं बहुत सोया हूँ आकाश के नीचे, मतलब बहुत ज़्यादा सोया हूँ। ये मान के चलो ग्रेजुएशन तक हमने आकाश के नीचे ही सोए हैं, छत पे चारपाई डाल के, और ऐसे ही सोते थे। कहानियाँ चलती थी, जो बुजुर्ग लोग होते थे वो कहानियाँ सुनाते थे बच्चों को, तो ऐसी कहानियाँ सुन सुन के सो जाते थे। तो इस तरह से वो आकाश तत्व होता था। तो वो कितनी हेल्प करता है आपको, स्वास्थ्य को हेल्प करेगा ना। वहाँ पंखे की आवश्यकता होती थी, गर्मी में कभी कभी फैन लगा लेते थे, एसी तो मतलब ही नहीं होता, ठीक है, बिना एसी के जीवन चलता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप देखेंगे इसका क्या है, हठ योग में भी बताया गया है, राजयोग में बताया गया है कि हमें खुले स्थान में निवास करना चाहिए, या हमारा घर जो बने वो ऐसा बने कि जहाँ खुला खुला रहे, एयर वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं। साइंटिफिक तरीके से तो यही बनाया जाता है। आर्किटेक्ट यदि घर बनाते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसमें यही ध्यान रखते हैं। लेकिन हम खुद ही बिल्डर बन के और खुद ही ईंट पत्थर ला के मकान बनाना शुरू करेंगे तो चारों तरफ से ब्लॉक कर देते हैं। सामने का भी 3 तरफ से तो ब्लॉक होते ही हैं ज़्यादातर घर, आप देखेंगे प्लॉट से प्लॉट सटे होते हैं, पीछे भी प्लॉट है, बराबर में किसी का है, तो इधर भी किसी का है, बस सामने जो रास्ता है वहीं खुला रहता है, बाकी सब में बिल्डिंगें बन जाती हैं। तो पूरा पैक हो जाता है, कहीं रोशनी का मतलब नहीं है और कहीं हवा का मतलब नहीं है। तो बीमार तो इंसान पड़ेगा ही, और बीमार केवल शारीरिक नहीं पड़ेगा, वो मानसिक भी पड़ेगा, आत्मिक भी पड़ेगा, नैतिक भी पड़ेगा, मतलब हर तरह से बीमार पड़ेगा। तो आप सोचिए कितना लाभ है खुले आकाश में निवास का, खुले में सोना। अभी भी यदि आप बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं, आपका यदि कोई बिल्डिंग में रहता है, कोई घर में रहता है तो अलग बात है, लेकिन यदि छत पे चले जाएंगे और बैठेंगे तो तब भी आपको आनंद आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आकाश तत्व भर भर के है, वहाँ पे खुला है एकदम। आपका अगर मूड खराब भी होगा, नेगेटिव होगा, वो भी ठीक हो जाता है। आपका मन भी विचलित होगा, वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये रहता है। इसलिए प्रकृति भी उपवास करती है, पतझड़ करती है, पतझड़ को उपवास माना गया है। प्रकृति धरती को खूब धूप देने के बाद जल देने पर आप देखेंगे आकाश तत्व की वृद्धि हो जाती है। धूप दिया, खुल गई, फिर जल दिया, तो पौधे, नए नए पौधे आते हैं, क्योंकि खुला खुला उनको जीवन मिलता है, वहाँ से कोंपलें निकल आती हैं जमीन के अंदर से, तो नया जीवन लाता है आकाश तत्व। तो इसलिए आकाश तत्व बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है आपके जीवन में। और आकाश तत्व के बिना तो एक क्षण भी जीना तो कठिन है ही। कठिन क्या, असंभव मान के चलिए, असंभव ही है, क्योंकि जहाँ आकाश तत्व नहीं वहाँ संचार नहीं, और
हमारे शरीर में बाहर अंदर सब जगह संचार की आवश्यकता होती है, और जहाँ संचार नहीं तो वहाँ प्राण नहीं, और जहाँ प्राण नहीं तो वहाँ जीवन नहीं। तो आकाश तत्व का इतना महत्व है आपके। तो इसलिए आकाश तत्व को बनाए रखने के लिए हमको उस तत्व से रिलेटेड चीज़ों को करना चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए। खुले में घूमना चाहिए, खुले में सो भी सकते हैं। ध्यान रखना होगा कि आकाश में सोने का मतलब होता है कि ओस गिरेगी आप पे, तो हो सकता जो नए नए होते हैं, नए नए सोते तो पहली बार सोए तो जुकाम बुखार भी हो जाता है कई बार। तो उसके लिए अच्छे से चादर वादर जो भी आप यूज कर सकते हैं वो करें। तो आकाश तत्व का जो गुण है वो शब्द है। आकाश का गुण तत्व जो है वो शब्द है। आकाश का रिलेशन शब्द से है, ठीक है। तो ये आकाश तत्व को आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब है वायु तत्व। वायु तत्व इसके बाद का तत्व आता है, दूसरा तत्व इसको कहेंगे। प्रकृति जीवन रक्षा के लिए आपको कंप्लीटली बहुत सारी मात्रा में वायु प्रदान करती है। वायु ही वायु है चारों तरफ, वो चाहे आपको दिखे ना, लेकिन वायु है। पूरा जो एरिया है आकाश तत्व का, जो पृथ्वी के समीप है, पृथ्वी के समीप का मतलब है वायु जो है वो ग्रेविटी से प्रभावित रहती है। पृथ्वी की ग्रेविटी वायु को पकड़ के रखती है। इसी तरह से सारे तत्वों को पकड़ के रखती है। ऑक्सीजन को पकड़ के रखती है, ओजोन को, कार्बन को, ठीक है, CO2 को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को। आप देखते हैं कि हमारे वायुमंडल में, जिसको वायुमंडल बोलते हैं, वायु से तो आया वायुमंडल, तो ये वायुमंडल है पृथ्वी का, जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे है, अलग अलग लेयर में भी घेरे है। तो जैसे जैसे लेयर ऊपर जाते जाएंगे तो जो डेंसिटी है वायु की और जो तत्वों की डेंसिटी है वो भी कम होती चली जाती है, क्योंकि ग्रेविटी कम होती चली जाएगी तो डेंसिटी कम होती चली जाएगी। अर्थात ज़्यादा आकाश तत्व दिखेगा, धीरे 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 वो भी खत्म हो जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वायु समाप्त हो जाएगी। फिर कोई तत्व नहीं मिलेगा, वायुमंडल नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर अंतरिक्ष मंडल आ जाता है, अंतरिक्ष आ जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष मतलब स्पेस मतलब खाली जगह, खाली जगह मतलब जहाँ वायु भी नहीं है, उसी को स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे प्रकृति में जीवन रक्षा के लिए बहुत सारी वायु दी है, आयु के लिए वायु दी है। हर चीज, वस्तु प्राणी के लिए जो भी है, पौधों के, वनस्पति के लिए, जंतुओं के लिए, जीव जंतु के लिए, सब के लिए वायु प्रदान की गई है। तो वायु तत्व पंच तत्वों में अपने आप में एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व माना जाता है। आप देखिए वायु का इतना प्रभाव होता है कि जहाँ पर भी वायु का इतना विशेष महत्व है कि जहाँ वायु शुद्ध नहीं है, अर्थात जहाँ शुद्ध वायु का अभाव है, वहाँ आप देखेंगे वृक्षों की हालत देखेंगे, मनुष्यों की हालत देखेंगे, या कहीं भी आप देखेंगे वृक्ष भी बेचारे ऐसे मुरझाए से नजर आएंगे आपको, खुले खिले नहीं आएंगे, कलियां नहीं खिल पाएंगी, उनमें मुरझाने लगेंगे। पक्षियों का भी वहाँ आना जाना कम हो जाएगा, नीरस स्थान हो जाता है जहाँ ज़्यादा इस तरह की मतलब वायु, शुद्ध वायु ना हो तो। और मनुष्यों में भी, पशु पक्षियों में भी उनके बोलने में गुस्सा रहता है, कर्कशता रहती है, ऐसा आपको आभास होगा। तो और मनुष्यों का क्या है, दम घुटने लगता है। बहुत सारे बच्चे और बूढ़े तो बेचारे बीमारी हो जाते हैं ऐसे शहरों में जहाँ वायु शुद्ध नहीं है। तो वे मतलब लास्ट तक भी मतलब बेचैनी रहते हैं और उनमें कोई पेशेंस भी नहीं बचता, पूरा मानसिक स्तर बदल जाता है। कितनी महत्वपूर्ण है शुद्ध वायु होना। लेकिन जब हमारे आसपास, बाहर भी अंदर भी शुद्ध वायु होती है, तो शुद्ध वायु हो तो हमें भी फिर अच्छी चीज़ें लगेंगी, आभास अच्छा होगा। और जहाँ शुद्ध वायु नहीं होती वहाँ तो आपके अंदर उत्साह भी नहीं होगा, वहाँ आपके अंदर प्रसन्नता भी नहीं होगी, वहाँ आपके अंदर कोई करेज, साहस भी नहीं होगा, और आप अपने इन चीज़ों के लिए अंतिम क्षण तक भी प्रतीक्षा करते रहेंगे। इसलिए
मृत्यु के बाद कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसने अपनी अंतिम सांस ली। ठीक है, अंतिम सांस का मतलब वायु खत्म, लास्ट वायु। तो हमारे शरीर में त्वचा हो गया, फेफड़े हो गए, इन्हीं से हम क्या करते हैं, शुद्ध वायु का ग्रहण करते हैं, और ये प्रकृति से हम ग्रहण करते हैं। शुद्ध वायु से हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे तन में, हमारे मन में स्फूर्ति आ जाती है, उत्साह आ जाता है, ताजगी का महसूस होता है, ताजगी आ जाती है। अभी मान लिया आप रूम में हो, एसी में भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि आप बाहर जाएंगे उठ के, ऐसे मौसम में जहाँ हवा अच्छी चल रही हो, या गंगा जी किनारे बैठे हों, या ऐसी जगह पे बैठे हों, पहाड़ पे बैठे हों, तो आपको कितना आनंद आएगा, कितनी स्फूर्ति आएगी, ताजगी आ जाएगी। आप देखेंगे जब आप पहाड़ों पे घूमने जाते हैं तो आपका ज़्यादातर लोगों का, अगर कोई ज़्यादा बाहर का ज़्यादा नहीं खाता है और मैनेज करके खाता है कि भाई बाहर भी हम कुछ चीज़ें ऐसे करें, कंट्रोल्ड खाएं, हर जगह खिचड़ी बन जाती है, शाम को खिचड़ी का सेवन करें, दिन में कुछ थोड़ा सा खा लें हैवी वेवी, और जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उनको छोड़ दें, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई और ये तली भुनी चीज़ें हो गई, इन चीज़ों का सेवन न करें, नॉर्मल दाल चावल रोटी खाएं, तो उसमें भी आपको आराम से शुद्धता मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम खाते कुछ और हैं जाके चीज़ों, तो फिर भी आप देखेंगे पहाड़ों पे फिर भी आपको थकान भी कम होती है, चढ़ाई बढ़ाई करोगे तो अलग बात है, लेकिन फ्रेश ज़्यादा फील करते हैं, एनर्जेटिक ज़्यादा फील करते हैं, डाइजेशन अच्छा रहता है, आपको भूख ज़्यादा लगती है, कितनी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि वहाँ आपको शुद्ध वायु मिल रही है। वहाँ प्राणायाम भी करेंगे, 10 मिनट का प्राणायाम शहर का, मतलब उस सॉरी 10 मिनट का प्राणायाम आपका पहाड़ का या ऐसी वातावरण का, और 1 घंटे का प्राणायाम आपका शहर का। 1 घंटे का प्राणायाम नुकसान कर सकता है क्योंकि साथ में पोल्यूटेड वायु भी ले रहे हैं, और वहाँ 10 मिनट में ही आप इतना स्वच्छ अनुभव करेंगे, स्वस्थ अनुभव करेंगे। तो वायु हमारा जीवन को देने वाली चीज़ है, इसके बिना तो मनुष्य, तो क्या मनुष्य, पूरे विश्व में कोई भी प्राणी जी नहीं सकता, कुछ मिनट तक ही भी असंभव है। तो वायु को यदि हम जीवन कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में योगी जन ऐसा जानते थे, वायु का भक्षण भी करते थे, वायु को खुद मुंह से भी ग्रहण करते थे और दीर्घ जीवन व्यतीत करते थे। आज भी वायु का भक्षण करने की कला को हम क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं। यहाँ तक कि वायु से पेट को शुद्ध भी करते थे, वायु पेट में पहुँचाते थे लेके ग्रहण करके, और उसको मूव कराते थे और फिर रखते थे 1-1.5 घंटा, 10 मिनट, आधा घंटा, और फिर या तो नीचे से गमन कराते थे या ऊपर से डकार के रूप में गमन कराते थे। ये क्रिया है योग में, आपके भी उसमें षट कर्मों में आती। ठीक है, तो प्राणायाम आज वो चीज़ है कि हम इससे अच्छी वायु अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। तो इस क्रिया के साथ साथ आपको काफ़ी चीज़ें स्पिरिचुअल भी प्राप्त हो जाती हैं। अगर आप वायु को ग्रहण कर लेंगे तो आपके अंदर ऐसी सिद्धि भी आ जाती है, या प्राणायाम आपके सिद्ध हो गए तो फिर आपको खाने भोजन की भी आवश्यकता नहीं, आप वायु से ही सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं, बिना खाए पिए भी आप रह सकते हैं। और इसलिए वायु इतनी महत्वपूर्ण है। तो वायु का जो गुण है वो क्या है? वायु का गुण क्या है? वो है स्पर्श। तो वायु में दोनों चीज आ जाएंगी, शब्द भी आ जाएगा आकाश वाला भी, और स्पर्श भी आ जाएगा। ये दोनों चीजें वायु में आ जाएंगी, वायु के अंदर ये दोनों चीजें विद्यमान रहती हैं। तीसरा है आपका सूर्य या अग्नि चिकित्सा, अग्नि तत्व। सूर्य इसको कह सकते हैं अग्नि, क्योंकि सूर्य में अग्नि है। तो सन से जो हमारे को लाइट मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, जो शक्ति मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो हमारी जीवन शक्ति को बढ़ाती है। जो हमारे अंदर जीवन जीने की जो शक्ति है, जो हमको चला रही है, जो ऊर्जा हमको चला रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमको चला रही है, उस ऊर्जा को और बढ़ाती है।
जीवन देती है, अर्थात उसको और स्वस्थ तरीके से बढ़ाती है। यहाँ तक कि नर्वस सिस्टम को की जो कमजोरी है उसको दूर करती है। तंत्रिका तंत्र, सूरज की किरणें, सूरज में रहना एक समय के अनुसार, वो आपके नर्वस सिस्टम को बहुत स्ट्रोंग कर देती है, दूर करती है कमजोरी को, मांसपेशियों को आपको दृढ़ बनाती है, स्ट्रोंग बनाती है सूरज की किरणें, या कह सकते हैं सौर जो अग्नि तत्व है। तो आप सब लोग तो जानते ही हैं कि भाई हमारे शरीर में स्नायु संस्थान का कितना महत्व है। इसके बिना तो हमारा मतलब शरीर ही अनियंत्रित हो जाएगा। इसी के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा ही हमारा शरीर नियंत्रित रूप से काम करता है। और नियंत्रित रूप से काम करने का मतलब चाहे वो वॉलेंटरी हो चाहे इनवॉलेंटरी हो, दोनों तरह से। अगर नर्वस सिस्टम सही काम ना करे तो आप देखेंगे, आप खाना खा रहे हैं, सपोज भोजन प्राप्त करते हैं, जीवन से बचपन से बढ़ते हैं, तो सोचिए कि एक नॉर्मल यदि हम बात करें, सामान्य व्यवस्था में बात करें, तो एक लेवल पे हमारी हाइट रुक जाती है। तो हाइट क्यों नहीं बढ़ती रहती भाई? खाना तो फिर भी खा ही रहे हो, क्यों नहीं लंबे होते जाते हैं? दूसरा, जितनी लेंथ इस हाथ की बढ़ेगी उतनी लेंथ इस हाथ की बढ़ेगी, जितनी लेंथ की उंगलियां उतनी बढ़ेंगी उतनी इस हाथ की उंगलियां बढ़ेंगी। ये साइंस कौन चला रहा है? यहाँ कोई ऐसा तो वैज्ञानिक फिट नहीं बैठा कि किसी ने नाप के रखा हो किसी के हाथ को, पैर को। जो पैर की लंबाई सीधे की होगी वही पैर की लंबाई उल्टे की होगी। शरीर का, कान का, आँख का, सिर का, गले का, कंधे का, कमर का, पूरे शरीर का रेशो देख लो आप। ये रेशो कहाँ से आया? कोई कोई कर रहा है कि मतलब किसी ने तो ऐसा लगाया नहीं कि भाई अगर कोई ऐसा छोड़ भी देगा भाई ये करे तो कोई हाथ लंबा कर देगा, वो कर देगा। विकृति पाई जाती है, वो बीमारी की वजह से हो सकती हैं, या किसी चीज़ की कमजोरी की वजह से हो सकती हैं, किसी चीज़ की कमी की वजह से हो सकती है। लेकिन देखो कितना नियंत्रित तरीके से काम करता है। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम है, और हमारा कह सकते हैं कि जो शक्ति है, जीवन शक्ति, उसके साथ मिलके काम करता है। और आप एकदम बैलेंस, एकदम परफेक्ट, सुंदरता आ जाती है आपके अंदर, ठीक है। और जिसका डिसबैलेंस होता है उसका देखो, उसमें सुंदरता हट जाती है। और ये ऐसा नहीं कि ये इससे किसी विद्वता का ऐसा कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि आपके अंदर पोषण की कमी होना, आपके अंदर इन तत्वों की कमी होना, इन तत्वों की अधिकता होना या कमी होना, इससे हमारे भी शरीर में परिवर्तन आ सकता है। स्नायु संस्थान के नियंत्रण में ही हमारा पूरा शरीर काम करता है। और ये स्थान प्रकृति में सूर्य की जो किरणें होती हैं, आप देखेंगे उसमें इसी का स्थान है कि जो सूर्य की किरणें हैं वही हमको इस तरह से जीवन देती हैं। तो आप देखेंगे जो सूरज में जो किरणें हैं, अगर उनका अभाव हो जाए, सूर्य की किरणों का, तो धरती तक किरणें नहीं आएंगी। सूर्य की रश्मियों का इतना महत्व है, सूरज की किरणों का इतना महत्व है। तो आप धरती तक प्राप्त करने के लिए सूरज भी जब अपनी किरणें भेजता है उसमें भी टाइम लगता है। एकदम से सूरज तक से जो किरणें आई हैं वो एकदम से हमको नहीं मिलती है, ठीक है। कितनी देर में आती है सूरज की किरण धरती पे, कौन बताएगा? अगर आपको एक सूरज की किरण पे बैठा दिया जाए और धरती पे पहुंचाया जाए तो कितने मिनट में पहुंच जाओगे, या कितने घंटे में पहुंच जाओगे धरती पर? कौन बताएगा? किसी को पता है? गूगल कर लोगे तब 2 मिनट में तो आप बता दोगे। जल्दी बताना होता है आंसर। कितने किलोमीटर है धरती सूरज से? नितिन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मतलब कुछ सेकंडों में ही आ जाती होगी शायद। सेकंडों में? 1 मिनट से कम में आ जाती होगी। अंदाजा लगा। अंदाजा कितने किलोमीटर है हमारी धरती सूरज से? कितने किलोमीटर है? लाखों में होगी। हनुमान चालीसा पढ़ा है?
हाँ, युग सहस्त्र योजन पर भानु। युग सहस्त्र योजन पर भानु। अब युग सहस्त्र योजन, एक युग 12,000 वर्षों का होता है। सहस्त्र, युग सहस्त्र, एक योजन 8 माइल्स का होता है, तो 12 अट्ठे 96। इस तरह से ये लगभग 96। सर कभी हनुमान चालीसा का अर्थ, सर किसी दिन क्लास लेके हनुमान चालीसा का अर्थ भी समझा दीजिएगा। हनुमान चालीसा का अर्थ तो समझा देंगे, पहले हमको समझना पड़ेगा। हम भी तो सीखेंगे पहले। लेकिन काफ़ी चीज़ें हमने की है, उस पर रिसर्च भी की है काफ़ी चीज़ों पे। तो 12 गुना 8 गुना 1000 ऐसे करके जाएंगे तो लगभग 9 करोड़ 96 लाख कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो वैसे आता है माइल्स। तो यदि माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 15 करोड़ 35 लाख किलोमीटर आता है, और वैज्ञानिकों ने 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर मापा है। तो तुलसीदास जी ने सिर्फ भगवान की प्रार्थना वो करके वो लिख दिया कि कितनी दूर था सूरज। सोचो, एकदम आप गूगल में चेक कर लो, सीधा वही लिखाएगा, आपको कैलकुलेशन करने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी नहीं, सिर्फ हनुमान चालीसा याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। ज़्यादा बता रहा है ये। हाँ, 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड बस, ये है 8 मिनट में आता है। लगभग 500 सेकंड हो गए। हाँ, मिनट की बता दो कितना मिनट है। 8 मिनट 20 सेकंड 500 सेकंड। हाँ, तो 1 सेकंड में कितना किलोमीटर चलती है सूरज की किरणें? 3 लाख। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लगभग चलती है। सोचो, तो तब भी 8 मिनट लगते हैं वहाँ यहाँ तक पहुँचने में। अर्थात हम जो सूरज देखते हैं वो 8 मिनट बाद का देखते हैं, 8 मिनट लाइव नहीं देखते हैं। हाँ, पहले का, 8 मिनट पहले का लाइव नहीं दिखता हमको, ये कहने का मतलब ये है। तो ये है, तो ये कितना है सूरज का मतलब स्वरूप, आप सोचिए। तो इतनी दूर से आना और इतना आपको प्राप्त होना, और ये सारी चीज़ें आपको तभी तो जीवन रुक पाया, नहीं तो नज़दीक वालों को ग्रहों पर नहीं है कुछ भी। या तो सूरज की किरणें एक तरफ होंगी तो बहुत गर्मी होगी, दूसरी तरफ होंगी तो एकदम ठंडा होगा। जैसे बुध ग्रह पे सबसे नज़दीक तो बुध ही है, ठीक है, तो बुध पे एक तरफ बहुत ठंड है और एक तरफ बहुत गर्म है, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि ये सारा सिस्टम कैसे चलता है। ये आप जितना भी प्राणी जीवन है यहाँ पे हमको जो प्राप्त होती हैं सूरज की रश्मियाँ धरती पर, वो हमको जीवन देती हैं। वृक्ष को, पशु को, पक्षी को, संपूर्ण प्राणी मात्र को, जीव को, जंतु को। अदरवाइज हम तेजहीन हो जाएंगे, विकासहीन हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, मुरझाकर मर जाएंगे। और हम जीते भी रहेंगे, अगर थोड़ा सा मिल भी रहा है तो हम वो उस स्थिति में नहीं रहेंगे, मरे जैसे मान ही रहेंगे। ऐसी हमारे अंदर जो हमारा स्नायु तंत्र है या स्फूर्ति है, यह हमारे नर्वस सिस्टम की जो स्पीड है सोचने की, समझने की, कार्य करने की, उसको स्फूर्ति मिलती है शक्ति से। तो आप देखेंगे ना, मतलब धूप में बैठना कितना इम्पोर्टेंट बताया गया है, इसको आज समझ नहीं रहा। आज हर व्यक्ति को बीमारी क्या है? विटामिन डी की। हर व्यक्ति में विटामिन डी की कमी मिलेगी। और विटामिन डी आपको बाहर से नहीं मिल सकती किसी भी चीज़ से, वो अंदर जनरेट होती है आपके अंदर सूरज के प्रकाश में वो जनरेट होती है, इस तरह से काम करती है। अब तो सप्लीमेंट आ जाते हैं, उससे खा लेते हैं तो वो कर लेते हैं। अदरवाइज हमारे शरीर में सबसे अच्छी विटामिन डी प्राप्त होती है हमें सूर्य से, और सूर्य से प्राप्त होगी। यदि विटामिन डी होगी तो आप देखेंगे किसी का विटामिन डी होगा, कैल्शियम भी कम नहीं होगा, फिर और B12 भी कम नहीं होगा। तो बहुत सारी बीमारियां जिनका आपको ना एक्सरे में आता। कई लोग बोलते हैं कि भैया इतना इलाज करा लिया और कहीं मतलब एक्सरे में भी नहीं आ रहा, कहीं रिपोर्ट में भी नहीं आ रहा, लेकिन शरीर में झंझनाहट सी पैदा होती है, शरीर में सुन्नता सी आ जाती है, और इस तरह का मन रहता है,
आलस टाइप का रहता है, कोई बीमारी नहीं है, इतने सारे टेस्ट करा लिए हैं, बीमारी है तत्वों की बीमारी है, B12 की, तत्वों की, पंच तत्वों के डिसबैलेंस है। केवल B12 नहीं, विटामिन डी भी है उसमें, कैल्शियम भी है, और भी चीजें हैं जो हमारे इसको कॉम्प्लीमेंट करती हैं शरीर को। डी तो आपका हड्डियों में पेन करेगा, झंझनाहट होगी, तो B12 एज पर मेडिकल। भैया मेडिकल की बात ही नहीं चल रही, मेडिकल तो बहुत पीछे है, मेडिकल बहुत पीछे है योग से, मेडिकल बहुत पीछे है आयुर्वेद से, मेडिकल बहुत पीछे है नेचुरोपैथ से भी। आप खिलाते रहो ना जीवन भर, कुछ होगा नहीं। IMR है संस्था बोल रही सर, मेरा तो कोई कंसर्न नहीं, मैं तो। हाँ भैया, हम IMR वही तो बता रहे हैं, आप यही इसी के पीछे पड़े हुए ना सब, IMR, ठीक है। और तभी तो हॉस्पिटल ज्यादा खुल रहे हैं, काहे इलाज ना हो पा रहे हैं, बट ठीक काहे नहीं हो पा रहे लोग, थोड़े दिन के लिए ठीक होंगे फिर, और जितना आप पैसा बर्बाद करके आते हो IMR के चक्कर में, उससे कम में तो आप किसी को योग सीख के स्वस्थ रह सकते हो, नेचुरोपैथी से स्वस्थ रह सकते हो, फ्री में भी लगभग ऑलमोस्ट। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? मैं तो आजकल नोटिस कर रही हूँ कि जैसे ये जो हाई एजुकेटेड बच्चे हो गए हैं, जिनकी लाखों करोड़ों में वो है पैकेज है, हाँ उस पर मेरे होता है, बेटा ऐसे लोग से वो पाला है, नहीं है। हाँ मैं नोटिस करती हूँ, ना तो उस बच्चे को कर लीजिए है, ना तो उस बच्चे को बाहर निकालता है, ना मालिश करते हैं, हर वक्त एसी में रखते हैं उसको, हाँ और सर ना काजल लगाते हैं, ना तेल लगाते हैं। सर मैं कह नहीं सकती सर, मेरे बिल्कुल खास रिलेटिव है सर, मेरे को इतना फील हो रहा है कि क्या उस बच्चे को तुम बना रहे हो 24 घंटे एसी में रख के। तभी तो आप देखेंगे रिसर्च जो आई है अभी, जो नई रिसर्च हुई है, जिसको आपने एक शब्द आजकल चल रहा है जेनजी सब चल रहा है ना आजकल बहुत, तो ये अब तक के इतिहास में, नहीं आंदोलन की बात नहीं कर रहे हम इसमें, ना किसी चीज की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। अब तक के इतिहास में ये था कि जो पिछली जनरेशन थी, उस जनरेशन से आगे की जनरेशन जो आने वाली थी, वो एडवांस थॉट की होती थी, एडवांस बुद्धिमत्ता की होती थी। ये पहला टाइम है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो जनरेशन उनके माँ बाप, उनके वो दादा दादी जो माँ बाप रहे, इनके वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ये डाउन हो गए हैं। ये इतिहास में पहली बार आया, चमत्कार हुआ है जैन जी के साथ। स्वास्थ्य के रूप में भी वो हाँ भी है भाई, वो तो है ही, वो तो देखो, ये तो सब चीज़ें हैं, वो तो मतलब कर नहीं पाएंगे, वो तो यहाँ तक कि हम और हमारे छोटे भाइयों में अंतर है, वो तो इतना डिफरेंस है चीज़ों में। लेकिन ये जो रिसर्च आई है, ये आई है जब से आपको मोबाइल मिला है, इंस्टाग्राम मिला है, सोशल मीडिया मिली है, तो बुद्धि एकदम ख़त्म हो गई है, बुद्धि जीरो हो गई है। आप सोचिए, अगर हम ये सारे जो पढ़ा रहे हैं आपको, आज जैन जी को बता दें तो उनको शब्द समझ में नहीं आएंगे, वो मतलब उनको यही नहीं पता चलेगा स्फूर्ति किसे कहते हैं। स्फूर्ति मोमोज पिज्जा बर्गर कम्युनिटी क्या समझ पाएंगे। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, तो इतना बदलाव आ गया है, इतना पतन हो गया है, ये है पतन की स्थिति। अब देखा ना आपने, चलो अब वहाँ की बात करें, कितने लोग मतलब एक प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, अपने दादा के उम्र के व्यक्ति को गाली दे रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं, कितने बड़े विद्वान हैं वो। गाली मतलब चाहे वो कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, गाली तो नहीं देनी चाहिए ना भाई किसी को। तुम्हारा क्या संस्कार रहे होंगे, तो बुद्धि किस लेवल पे काम करती होगी, सोचिए बुद्धि का स्तर कितना गया है। तभी रिसर्च हुई है, यही रिसर्च आया सामने कि जो ये जनरेशन है, ये अपने पिछली जनरेशन से डाउन चली गई है, एडवांस नहीं है। सर बेसिकली एजुकेशन का मुद्दा सही था, लेकिन उसमें जो जुड़े हुए लोग या जेंजी, उनका कोई लेना देना नहीं था, उनको पता ही नहीं एजुकेशन क्या होता है। हाँ, कुछ नहीं पता भाई, वो सब अपनी रोटियां सेक रहे थे ना। तो वही मुख्य बात यही है कि एजुकेशन का मुद्दा सही था, मुद्दा तो सही है, मुद्दा तो ये है कि सरकार उस पर काम करना चाहिए, और कर किया भी, अब एकदम से किया, जब नजर पड़ी तो करना भी पड़ा। ये तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि इसमें तो भविष्य खराब होता ना बच्चे का, जो जेन्युइनली लगा हुआ है। अगर मान ले किसी के पास बेचारे का भाई एक ही चांस बचा है, और चांस बचे नहीं है, कई ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें मतलब चांस मिलते हैं, कभी 4 चांस है, 5 चांस है, इस तरह का अवसर जो रहते हैं।
अब किसी का लास्ट है और लास्ट में होगी धांधलेबाजी, तो उसकी उम्र तो चली गई, खत्म हो गया। तो जीवन के जिसने 4-5 साल तैयारी में लगाए वो खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए तो स्ट्रांग होना चाहिए, और अब जो किया जा रहा है वो बड़ा स्ट्रांग काम किया जा रहा है, और फ्यूचर में कोई एग्जाम लीक ना हो उस पर काम किया जा रहा है। तो ये मुद्दा बढ़िया है, चलो नज़रों में पहुंच गया। लेकिन बाकी चीज़ें जो मतलब भारत को गाली दे रहे हैं, भारत के मतलब ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं, ठीक है, ये बात अब जैसे थर्ड जेंडर्स को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया, ठीक है, लेकिन वो राइट प्लेस थोड़ी था। कैसे तरह के नारे लगा रहे हो, नारे भी उल्टे सीधे थे। वही तो ये ऐसे कैसे चलेगा काम? तो ये सब लो बुद्धिमत्ता की बात होगी ना, ये सारी इतना विकास नहीं हुआ है, एथिकल हाँ वैल्यू जनरेटेड नहीं है, वही सब बातें हैं जेन जी में। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हो गई, इनके नाम भी पता नहीं किसने दे दिए, जेन जी वेन जी। भैया सिंपल इनको ग्रोथ करो ढंग से। अब नाम तो बाद में कुछ भी रखो या ना रखो, नाम से रखने से कोई वैसा बन गए कि भाई हाँ ऐसे बन जाएंगे। चलिए, तो ये समझिए ना, इसलिए सूर्य, हाँ बोलिए। एक थ्योरी है कि जेन जी क्यों रखता हूँ ये, हाँ थ्योरी, ये अंतिम जनरेशन है। अब इसके बाद ना ही शादियां कर रहे हैं लोग, ना ही बच्चे हो रहे हैं, तो इसके बाद धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो ये अंतिम जनरेशन उस सेंस में तो मतलब नितिन जी आपका कहने का मतलब कॉकरोच जनता पार्टी सही है ना? कॉकरोच मेरा कोई मैं वैसे जनरल बता रहा हूँ, बड़ा ना वो देखो अगली अल्फा की उसके बच्चे नहीं होंगे क्या? इनके बच्चे तो अल्फा कहलाए जाएंगे। ये तो कह सकते हैं सर, ये वाली बात से सर विक्टिम सर थोड़ा ये सही कह रहे हैं कि ये लास्ट जनरेशन है, मगर मैं इस मामले में ये कह सकती हूँ कि सर हम निस्वार्थ जो सेवा करते हैं या हम इस समय जो एक दूसरे की भलाई चाहते हैं, ये लास्ट जनरेशन हो सकती है। क्योंकि आज के बाद जो ये न्यू जनरेशन है ये बिल्कुल नहीं सोचती है किसी भी बारे में, अपने बारे में सोचती है। ये इनका स्तर गिर चुका है, और यदि इसको संभाला नहीं गया तो फिर ये पतन की स्थिति है ही। वेदों में भी कहा गया है, मतलब ये तो आज की बात नहीं, कि वेदों में कहा गया है कि यदि किसी देश की जनता को या किसी देश की जनसंख्या को बर्बाद करना या युवाओं को बर्बाद करना, तो उनको ज्ञान से हटा दो। जहां रियल में ज्ञान मिलता हो वहां से हटा दो, बस कुछ और चीज में उलझा दो। अब वो उलझे हुए उसी चीज में हैं, रील में उलझे हुए हैं, रील में उलझ के डिप्रेशन के शिकार भी हैं, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, सारी चीजें, लेकिन गहरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। बड़ा क्या हुआ है, जैसे आपने हिस्ट्री में वो देखा हुआ सांस्कृतिक कल्चरल जो औपनिवेशिक व्यवस्था थी, हाँ। उनको हाईजेक करने की पूरी प्लानिंग है। जैसे पंजाब में उड़ता हुआ पंजाब एक मूवी आई थी, जैसे ड्रग्स से उनको इन्वॉल्व कराया जा रहा है। हाँ। तो ये सब चीजें क्या है, अपने कल्चर को हाईजेक किया जा रहा है। वो तो शुरू से ही, जब से ये एजुकेशन आई है इंग्लिश, तब से ही चल रहा ना ये सिस्टम, और बढ़ गया इस वक्त। तो इसलिए आप देखेंगे सूरज की, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी ये विटामिन डी हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ये हमको प्राकृतिक रूप से मिल जाती हैं, और इनसे फिर हमारा जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा काम करता है। रीढ़ की हड्डी बहुत अच्छी रहती है। आप सन बात कीजिए, सुबह सुबह सन में जाइए, और सर्दियाँ आ रही हैं तो आप मतलब ये निश्चित कर लीजिए कि आपको आधा घंटा सूरज में बैठना ही है, तेल की मालिश करके। अपने शरीर पे अच्छे से सरसों का तेल लगा लो, या नारियल का जो भी तेल लगाओ, वो लगा के अच्छे से मसाज करके बस नेकर में, और जो मतलब खुला शरीर जितना दिखा सकते हो, जितनी माताएं बहनें सब अपने हिसाब से जितना भी दिखा सकते हैं, उसमें चुपचाप बैठो एकांत में, डिस्टर्बेंस भी ना हो, कोई आए ना देखे ना, ऐसा करके। तो आप देखेंगे कि आपको 1 महीने में कितना बड़ा बदलाव दिखेगा आपके शरीर में। एनर्जी में बदलाव दिखेगा, स्वास्थ्य में बदलाव दिखेगा, और बहुत चीज़ों में आपका परिवर्तन दिख जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा। तो इसलिए प्रण कर लो कि अब इस बार सर्दी आए, चलो अब तो थोड़ी गर्मी हो रही है, लेकिन फिर भी जब सूरज निकलता है उस वक्त से लेके 1 घंटे तक आप सूरज में बैठ सकते हो। और सर्दियों में आप ये बैठे, दिल्ली में पोल्यूशन इतना होता है, बाहर ही नहीं निकल सकते सर्दियों में, पूरे 4 महीने ऐसे खतरनाक पोल्यूशन। जानी में आकर रह लो, यहाँ ऊपर छत है पूरा यहाँ कमरा दे देंगे तुमको, एक बढ़िया डबल दे देंगे, एक तो बच्चों का दे देंगे, एक तो तुम्हें अच्छा लगता है वहाँ। हमें तो लगता है कि जितने दिन वहाँ गुजारते हैं बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो इसलिए तो कह रहे थे।
वजन कम हो जाता है, एनर्जी ज्यादा रहती है। एनर्जी ज़्यादा रहती है और अच्छी चीज़ रहती है। तो ऐसी जगह लो, अपना थोड़ा पैसा वैसा जोड़ो तकड़ा सा और ऐसा काम करो कि भाई आपका तो ऑनलाइन है भी, तो आप तो एकदम ना ऐसी जगह पे जाकर रहो बढ़िया से, जहाँ धूप वूप सही मिले, प्योरिटी के साथ धूप मिले, सन मिले, वो मिले, हवायु मिले अच्छी। जीवन का करना क्या है भाई, नहीं तो बेकार चीज़ें हो जाएंगी। कम से कम इतना हो जाए कि चलो भाई लास्ट तक आते आते हमने इतना सिस्टम बना लिया कि अब हम जीवन भर अच्छे से खा सकते हैं, कमा सकते हैं और एक जगह ऐसी जगह रह सकते हैं। नहीं तो शहर का तो हालत ख़राब हो गई, आपकी थकान ही नहीं मिटती शहर में, ठीक है, ख़त्म ही नहीं होती। आपको 24 घंटे नींद से आने रहेगी, सारी चीज़ें रहेंगी, एनर्जी ख़त्म रहती है। तो ये आप देखेंगे कितना सूरज से कितनी चीज़ें ठीक हो रही हैं, पूरा नर्वस सिस्टम ठीक हो रहा है, रीढ़ की हड्डी ठीक हो रही है, ठीक है, विटामिन डी जो विटामिन्स की कमी होती है वो ठीक हो रही हैं, क्योंकि हर चीज़। आप सूरजमुखी को देख लो ना, पौधे को देख लो, सूरजमुखी को, जब सूरजमुखी का पौधा है वो जैसे जैसे सूरज चलता है वैसे वैसे उसका मुंह उधर ही चलता रहता है, और सूरज निकलने पे वो खिल जाता है, सूरज बंद होने पे वो बंद हो जाता है। आप सारे पत्ते जो डबल पत्ते होते हैं ना ऐसे कुछ पेड़ों के, वो चिपक जाते हैं आपस में, सूरज निकलने पे खिल जाते हैं। तो सूरज से कितनी मतलब हैप्पीनेस आती है, स्फूर्ति आती है, होप आती है। इसको धारण करना चाहिए, इन चीज़ों को समझना चाहिए कि हमको, और इसलिए सूरज निकलने से पहले उठने का विधान बनाया है, ताकि जीवन में अच्छे से ओत प्रोत रहे हमारा सिस्टम, जीवन से फुल जीवन से ओत प्रोत रहे। इसलिए उन किरणों को आप संजोएं, उन किरणों को आप लें जरूर, प्रातः काल की किरणों को आप जरूर ग्रहण करें, ये नियम बना लें आप, ठीक है। ये अग्नि का स्वरूप है और इसका जो गुण है वो रूप है। तो अग्नि में तीनों चीज़ें हो गई, शब्द, स्पर्श और रूप, ये तीनों का समावेश हो जाता है। मतलब ऊपर के तीनों का जुड़ता चला जाएगा, हर नीचे जैसे सूक्ष्म से स्थूल होता जा रहा है, ऐसे गुण भी ऐड होते जा रहे हैं। पहले में शब्द है, दूसरे में स्पर्श है, तीसरे में तीनों आ गए, रूप है जिसका। अब इससे और जो स्थूलता आ जाएगी वो है जल। तो मानव का जो शरीर ही है, आप देखेंगे वो 2/3 भाग पानी है उसके अंदर, ठीक है, मानव के शरीर में। प्राणियों को जीवित रखने का एकमात्र यही है पानी। वस्तुओं को गीला करना, तृप्त करना, प्यास बुझाना, पदार्थों को हल्का करना, मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति कर देना, हर तरह की स्वच्छता प्रदान कर देना, ये सब जल के अंदर की वृत्तियां हैं, ये सब जल से ही होती है। प्रकृति की हर जगह पे जहाँ जहाँ आप देखेंगे जल दिखेगा, वहाँ वहाँ आपको सभ्यता दिखेगी। आप देखेंगे जितनी भी सभ्यताओं के नाम हैं वो ज़्यादातर आप देखेंगे नदियों के किनारे पे, नदियों के किनारे बसी हैं सभ्यताएं, जैसे नील नदी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, हुआंग नदी की सभ्यता, नील और ये मिसिसिपी नदी की सभ्यता, अमेजन नदी की सभ्यता, सिविलाइजेशन। तो पहले मनुष्य ही, क्योंकि जहाँ पानी होता था उसके आसपास बसते थे, आज भी वहीं सारे बड़े बड़े सिटी आपको नदियों के, हर पूरी दुनिया के शहर देख लीजिए, हर शहर में, बड़े से बड़े शहर में, कैपिटल्स देखना, पूरी दुनिया की कैपिटल्स निकाल लेना, वो किसी न किसी नदी पे ही बसी हैं। बाद में बना दी गई हों, अलग तो ले गया हो तो बात अलग है, या रेगिस्तान वाले क्षेत्र को छोड़ दो, ठीक है, तो वहाँ समुद्र होंगे जहाँ से पानी प्राप्त होता है, ठीक है। और जहाँ बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं है, जहाँ पानी नहीं है, वहाँ जीवन नहीं है। चाहे आप सहारा रेगिस्तान में चले जाओ, चाहे आप अटाकामा रेगिस्तान में चले जाओ, चाहे आप मतलब अरेबियन रेगिस्तान में चले जाओ, तो वहाँ जहाँ जहाँ बिल्कुल पानी उपलब्ध नहीं करा पाते, वहाँ आर्टिफिशियल भी, तो वहाँ जीवन नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे जल की जो वृत्तियाँ हैं इस तरह से काम करती हैं। तो जल कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जब नदी पहाड़ से निकलती है तो अपने साथ वहाँ की बहुत सारी चीज़ों को लाती है, तत्वों को लाती है, मिट्टी को लाती है, और पूरे क्षेत्रों में बिखेरती चली जाती है और उपजाऊ करती चली जाती है, और बाद में वो जल जो बचता है वो समुद्र मिल जाता है। ऐसे ही हमारा रक्त संचार भी काम करता है, हृदय से निकलता है और दूसरे दूसरे क्षेत्रों में
जाता है, फिर हम भोजन करते हैं, रस निकलता है, वो रक्त में जाता है, इसी तरह से वो फैलता है, कोषों तक जाता है, तंतुओं तक जाता है, उसको लाइव बनाता है। पेड़ पौधों में भी इसी तरह जल पहुंचकर उनको हरा भरा बनाता है। जड़ में तो पानी देते हो आप, चोटी पे कोई पानी देते हो? अब देखिए, प्रकृति ग्रेविटी के अगेंस्ट चला जाता है जल। दे तो जड़ में पानी है, लेकिन पौधा ऊपर के कोंपल तक, चाहे वो पेड़ 60 फीट लंबा भी क्यों ना हो, जो ग्रीन फॉरेस्ट अमेजन के हो गए, या कह सकते हैं अफ्रीका के हो गए, या रेन फॉरेस्ट जिनको कह सकते हैं, रेन फॉरेस्ट, उनके तो इतनी ऊंचाई होती है उन पौधों की कि नीचे जमीन पे सूरज तक नहीं पहुंच पाता। इतने घने भी होते हैं, इतनी ऊंचाई भी होती है। तो आप देखेंगे कि वो पानी की एक ड्रॉप वहां तक पहुंचती है अगेंस्ट द ग्रेविटी। आपके पैर का ब्लड भी हृदय तक पहुंचता है ना, तो पैर में तो कोई प्रेशर पंप नहीं लगा हुआ कि ऊपर तक धक्का देगा, लेकिन हार्ट तक पहुंचेगा फिर भी वो। सर का तो मान लो, चलो सर का यहाँ नीचे आना ही है तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ से भी तो ऊपर जाता है, दोनों तरह से। तो इस तरह संचार व्यवस्था करता है पानी। अपने आप में एक शक्ति, अर्थात लिक्विड अपने आप में एक शक्ति है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे शरीर में जो अंग हैं, प्रत्यंग हैं, उनको स्वस्थता प्रदान करने के लिए जो लिक्विड है, रक्त है, का वही स्थान है जो प्रकृति में जल का स्थान है। इसलिए बाह्य और आंतरिक स्वस्थता के लिए क्या है, हमको जल की आवश्यकता, जल का महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। और वो शरीर के अलग अलग तत्वों को घोलता है, अंदर पैदा हुए जो दूषित तत्व उनको धोकर निकालता है, निष्कासित कर देता है, रक्त को शुद्ध कर देता है, संतुलन नष्ट होने से बचाता है, ठीक है, संतुलित रखता है, रक्त संचार की गति को नियंत्रित करता है, रोग प्रतिरोधक की क्षमता को शक्ति देता है, ठीक है, अगर जल आप ठीक से नॉर्मल लेते रहेंगे तो। अदरवाइज नहीं तो लक्षण होने लगते हैं। कैसे? ब्लड में इम्प्योरिटी आएगी, ठीक है, बैलेंस नहीं रहेगा, और रक्त संचार की गति धीमी हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर होता है, बहुत सारे रोग आने लगते हैं। तो जल से ये होता है, जल ही जीवन है, जल औषधि का भी काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अति करने लगो आप, अति सर्वत्र वर्जित है, और 24 घंटे बोतल लेके घूमने लगो और बस पानी पीते रहो, पानी पीते रहो, हर मिनट में किडनी की बैंड बजा देगा आपकी। आज देख रहे हो, बच्चों को भी सिखा दिया है कि भैया ऐसा बीच बीच में पानी पीते रहना, 1 मिनट में, हर 2 मिनट में। अब बच्चे इतने ऐसे आदी हो गए हैं, बट ढक्कन दबाया, सिप वाली बोतल रखते हैं, वो पाइप निकलता, पी लेते हैं 2 मिनट में। पानी तब पीना होता जब प्यास लगे, अच्छे से पियो, सुबह उठ के पियो 2 गिलास, बहुत बढ़िया रहेगा। सुबह उठ के 2 गिलास पियो। उसके बाद ऐसा नहीं कि बस आप बस पियो ही पियो। जब आपको लगे कि हाँ भाई हाँ थोड़ी सी प्यास लग रही, तो पी लो 1 गिलास पानी, फिर पी लो 1 गिलास पानी, फिर पी लो। ऐसा नहीं कि बस साइकोलॉजिकली वो होकर आप लगे कि भाई हाँ बस पीना ही है तो पीना ही है। कई लोग बोलते हैं 4-4 गिलास पानी पी लो, 6 गिलास पानी पी लो। ये बताया भी आपको बीच में कि भाई कितना पानी पीना चाहिए, ठीक है, सुबह के टाइम उठ के। उसके बाद नॉर्मल रहो, खाने के बाद आधा घंटे बाद पी लो पानी, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्यास लगे तब पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। धूप में जा रहे हो तब बीच में लिक्विड भी तो पीते रहते हो, तो कहाँ तक किडनी काम करेगी बेचारी, छानना तो उसी को पड़ेगा ना। आप देखेंगे कितने लोग मतलब डायलिसिस चलता रहता है, हर व्यक्ति के सुनेंगे ये डायलिसिस पे है, डायलिसिस पे है, डायलिसिस पे है। किडनी की इतनी बीमारी हो गई है, केवल पानी के पीने से तो कम ही हुई होंगी, लेकिन बाकी जो हमारे शरीर में जो तत्व जाते हैं केमिकल, उनको कहाँ किडनी बेचारी झेल पाएगी, खतरनाक केमिकल पिला रहे हैं उनको, ठीक है। तो इसलिए रक्त की शुद्धता के लिए और हमारी इम्यूनिटी के लिए, एनर्जी के लिए, रोग की मतलब रोग ना हो उसके लिए हमको जल की आवश्यकता होती है, और जल का जो गुण है वो रस है। इसलिए इसमें चारों तत्व समावेश हो जाते हैं। कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस। फिर आता है अर्थ एलिमेंट, मिट्टी, ठीक है।
जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं वस्तुओं को धारण करने के कारण सब इनको धरा कहते हैं, धरती कहते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ को धारण करती है, हर चीज़ की उत्पत्ति इससे होती है। इसके गर्भ में सब कुछ छिपा है, पृथ्वी के गर्भ में सब कुछ है, रत्न भी इसमें है, खनिज भी इसमें है, पेड़ पौधों का जीवन भी इसमें है, सब है, सभी रस इसमें मौजूद हैं। हमारे अंदर जो हड्डियां हैं ना, हड्डियां जो बोन्स हैं, जो बोन का स्थान हमारे जीवन में है, ठोस स्थान, वही प्रकृति में मिट्टी का स्थान है। तो हमारे शरीर में जितनी भी सारी हड्डियों की रचना हुई ना, वो मिट्टी में पाए जाने वाले उसके जो निर्जीव खनिज हैं उनसे हुई है, जिन्हें हम क्या करते हैं, फल सब्जी, बहुत सारे पेड़ पौधे और बहुत सारे तत्व, जल धूप वायु, उनसे हम इसको वो परिवर्तित करके या चेंज करके या अपने आप प्रकृति के द्वारा चेंज कर लेते हैं, हम अपने धारण कर लेते हैं। और जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो वो तत्व हमारे अंदर आ जाते हैं। इसलिए इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर सब तत्व पाए जाते हैं, और इन्हीं तत्वों से आपकी हड्डियों की रचना होती है, विकास होता है, मजबूती प्रदान होती है। और मिट्टी का गुण तो आपको पता ही है, गंध है, तो मिट्टी में सारे गुण समा जाते हैं, गंध, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। यही कारण है कि पृथ्वी में 5 गुणों का समावेश हो जाता है, और इसके कारण इसमें पृथ्वी का जो प्राणी का जो आधार है और वनस्पति का जो आधार है वो पृथ्वी ही है। तो पृथ्वी तत्व से आप देखेंगे, पृथ्वी एलिमेंट से आपके अंदर जो खनिज तत्व हैं उनकी पूर्ति होती है, और खनिज पूर्ति के द्वारा फिर आप जीवन को, जो भी आपका स्वास्थ्य है वो बना रहता है। अदरवाइज तत्व कमी होने की वजह से परेशानी हो जाती है। वैसे तो और भी बहुत सारे चीज़ें हैं प्रकृति की, देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। जैसे पृथ्वी, प्रकृति के अंदर जो तत्व है वो एक इम्पोर्टेंट है, वनस्पति जिसको आप कह सकते हैं, जो इसी का आता है। जैसे हमारे शरीर में, शरीर की रचना हुई है, मांसपेशी में उसमें है, मांसपेशी है शरीर के अंदर, हड्डियां हैं शरीर के अंदर, त्वचा है, रक्त है, फेफड़े हैं, स्नायु हैं, इन सब के मिश्रण से हमारे शरीर की रचना हुई है। उसमें आकाश तत्व होना जरूरी है। उसी प्रकार से आप देखेंगे प्रकृति की सारी वस्तुओं की रचना मिट्टी, पानी, वायु, सूरज की किरणों से, इनसे मिलकर हुई है। शरीर की रचना में ये सारी चीज़ें रहती है, लेकिन प्रकृति की जो सारी चीज़ें बनी वो इनसे मिलकर बनी है। तो इन तत्वों का एक उचित अनुपात होता है, अगर उचित अनुपात नहीं होगा तो डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि उचित अनुपात के बिना ना तो प्रकृति की, वनस्पति का और ना प्राणी का विकास हो सकता, और ना ही वो जीवित रह पाता है। एक चीज़ की बढ़ जाता है, एक चीज़ कोई बढ़ जाए, मान लें यूरिक एसिड बढ़ जाए, तो आप देखो क्या परेशानी होगी आपके अंदर, प्रॉब्लम होने लगेगी आपको। कम हो जाए तब प्रॉब्लम होने लगेगी। तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बिना प्रकृति के, बिना इन तत्वों के प्रकृति का विकास नहीं हो सकता, और बिना खाद्य तत्वों के जो हमको लेने चाहिए उनसे हमारे शरीर का या मांसपेशियों का या हड्डियों का विकास नहीं हो सकता। इसके लिए प्रकृति में जो वनस्पति का स्थान है वही हमारे अंदर मांसपेशियों का स्थान है पोषण के लिए, और पोषण के लिए प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का आवश्यक है होना। प्राकृतिक खाद्य पदार्थ, नेचुरल, तो नेचुरल तरीके जो पाए जाते हैं चीज़ें, वो ऐसे नहीं कि आप आर्टिफिशियल कुछ चीज़ें बनने लगे हैं और वो खाने लगो, उससे तो नुकसान ही होगा, और सब आर्टिफिशियल ही चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, क्लियर है। ठीक है, तो ये है, तो बस यही है कि इसमें आप गति भी है हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में प्रकृति में गति भी है, जिसकी वजह से ये पूरा शरीर चलता है, जीवन चलता है। इसी तरह से हम अपने जीवन को स्वस्थ कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। कल आपकी क्लास नहीं करेंगे, परसों करेंगे, कल छुट्टी है आपकी।
रिवीजन कर लीजिए। सुबह क्लास की, है जी, सुबह शाम दोनों क्लास की छुट्टी है। हाँ शाम की मैं विचार कर, मतलब मुझे कहीं जाना है तो मैं कोशिश करूंगा अगर आ जाऊं टाइम से, अगर मेरा काम हो जाता है तो शाम की कर लेंगे, मैसेज कर दूंगा। अगर मैंने मैसेज नहीं किया तो मतलब क्लास ठीक। नहीं है, ठीक है। ठीक है क्लास होगी तो मैसेज मिलेगा। सर। सर सुबह का थोड़ा टाइम देख लो सर, मैसेज भी करा था मैंने। अच्छा हाँ, तो उपनिषद की फिर वही देख लेंगे ना, या तो 12 बजे कर देंगे, 12 से 1 या 11 से, मतलब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता ना करें। सर जिस टाइम करते थे उस 9 टाइम बजे लेते नहीं है हैं। संभव? 9 बजे, हाँ 9 बजे कर सकते हैं वैसे तो। सर नहीं सर, 9 बजे नहीं करिए सर, 9:15 हमारी रिसर्च की क्लास होती है सर, फिर वो रिसर्च की क्लास बहुत जरूरी होती है सर। आपने जो आज टाइम दिया था वो सही था सर। हमारे ऑफिस स्टार्ट हो जाता है ना 10 बजे से। अच्छा जब संगीत वाक सेवा करते हैं नितिन जी के लिए सही है सर फिर हमारा ड्रॉप हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। 5 बजे कर दो सर। ठीक है सर, जैसे आपको सुविधा लगे आप देख लीजिए। हाँ, अगर अपने हो हिसाब सकता से। है तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो हाँ देखो, वीडियो तो आती ही है,